नमस्कार और जय हिंद। मैं हूं दीपक चौरसिया। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा महायुद्ध आज अपने 14वें दिन में एंट्री कर चुका है। आसमान से बरसते बारूद और जमीन पर बिजती लाशों के बीच ये जंग अब उस मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। क्यों पिंकी? बिल्कुल, एक तरफ इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमानों से ईरान पर हमले नहीं रुक रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो घुटने टेकने वालों में से नहीं है। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei का पहला बयान सामने आने से जंग के हालात अब बदलते दिख रहे हैं। मुस्तफा खamenei को लेकर हम पहले भी बात कर रहे थे, कोई बयान नहीं आया है। इसी बीच कई खबरें सामने आई थी कि वो घायल भी हैं, लेकिन अब उनका एक बयान सामने आ गया। मुस्तफा खamenei ने अपना पहला बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती दी है। उन्होंने शब्दों में धमकी देते हुए कहा है कि हर मौत का बदला लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हुंकार ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हम वही कर रहे हैं जो करना चाहिए था, यानी अमेरिका इस युद्ध में अब ऑल आउट मोड में है। लेकिन इस बारूदी खेल के बीच दुनिया की सांसें स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हैं। अगले 2 घंटे हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि बारीकी से एक एक हर मसले का विश्लेषण करेंगे कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। इस खास शो में हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल भी जुड़ेगा, तो तैयार हो जाइए महायुद्ध से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए। साथ ही जंग के हालातों के बीच पनपते सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञों का एक पैनल भी होगा। तो अगले 2 घंटे आपको मिलेगी युद्ध से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मिडिल ईस्ट में चल रहा महायुद्ध अब अपने भीषण चरण में पहुंच गया है। 14वें दिन की शुरुआत तेहरान के आसमान में गूंजते धमाकों और आग की लपटों के साथ हुई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सैन्य ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। इजरायली वायुसेना ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए ईरान के रणनीतिक KC-747 टैंकर विमान को बमबारी कर पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। इसके साथ ही ईरान के कई लड़ाकू एयरक्राफ्ट और ड्रोन ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। तेहरान के रिहायशी इलाकों में भी धमाकों की गूंज सुनाई दी, जिससे घरों की खिड़कियां तक टूट गई हैं। ईरान ने हार मानने की बजाय जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरानी मीडिया ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की 44वीं लहर का फुटेज जारी किया है, जिसमें अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान का दावा है कि उसके ड्रोन अब भी दुश्मन के खेमे में तबाही मचा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब लेबनान के दिल तक पहुंच चुकी है। IDF ने एक बेहद सटीक सैन्य अभियान में बेरूत और दक्षिणी लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालयों और रणनीतिक ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया है। IDF के मुताबिक बेरूत में जिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया वो हिजबुल्लाह का वह मुख्य केंद्र था, जहां से इजराइल के खिलाफ आतंकी हमलों और बड़ी साजिशों की रूपरेखा तैयार की जाती थी। इजरायली वायुसेना ने एक के बाद एक कई हमले कर हिजबुल्लाह के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को जड़ से मिटा रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ किया कि इजरायली मिसाइलें ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को चुन चुन कर निशाना बना रही हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए ईरान को सीधी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में हालात तेजी से बदल रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो अमेरिका को बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर हैं, मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की हैं और मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान पर हुई स्ट्राइक की। जनरल माथुर, जिस तरीके से एयरफोर्स को तबाह किया गया, KC-747 को तबाह किया गया, इसके अलावा ड्रोन्स को तबाह किया गया, लेकिन आपको पता है अभी भी अंडरग्राउंड मिसाइलों, ड्रोन्स और हथियारों का जखीरा ईरान के पास है। इनको नष्ट करना कितनी बड़ी चुनौती है अमेरिका और इजराइल के लिए?
दीपक देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आज की परिस्थिति यह है कि ईरान ने कल एक वीडियो भी निकाल करके दिया है, और उस वीडियो में उन्होंने जमीन के 200-250 फीट अंदर जो उनकी टनल्स हैं, जो उनकी मिसाइल सिटीज बनी हुई हैं, उसमें बेखौफ मूवमेंट दिखाया है मिसाइल्स का, लॉन्चर्स का और उनका। इसका मकसद मैं बताता हूं आपको, ये इसका मकसद ये है दीपक, कि वो अमेरिका को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी जगह पर जहां पर कि आप पहुंच नहीं सकते, ऐसी जगह पर हमारे पास मिसाइलों और ड्रोनों का जखीरा है, और उसका हम प्रयोग करके लगातार आपके ऊपर आघात करते रहेंगे। ये एक बिल्कुल क्लियर मैसेज चला गया है, और इसी मैसेज को उन्होंने सब्सटेंशिएट किया है कि उन्होंने तुर्की में जाकर के एक बहुत सेंसिटिव एयरपोर्ट पे हमला किया, और इसराइल में, सदर्न इसराइल में 2-3 शहरों को उन्होंने बहुत गहरा निशाना बनाया, और वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अब्राहम लिंकन के ऊपर भी फायर किया। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जिस प्रकार की रेजिलियंस, जिस प्रकार का अपनी जो ताकत नहीं कहूंगा, कम से कम जज्बा जो ईरान दिखा रहा है, उससे उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो चाहते हैं कि ये बहुत लंबी लड़ाई चले, ताकि अमेरिका के ऊपर आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से, दोनों रूप से अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाए। देखिए, आज परिस्थिति यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की अपने राष्ट्र में रेटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से लो है। जिस तरीके से पानी की तरफ पैसा बह रहा है अरेबियन सी में और मेडिटेरेनियन में, उसका कहीं ना कहीं दबाव इनके ऊपर डोमेस्टिकली ट्रंप के ऊपर पड़ रहा है, और यही वजह है कि ट्रंप कोई इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो एक अपनी यहां पर नोशनल विक्ट्री घोषित करके और यहां से बाइज्जत निकल जाएं। अभी जो जिस प्रकार के हमले हुए, देखिए, ये जो हमला तुर्की पे हुआ है वो उस हवाई अड्डे पे करा गया है जहां पर कि माना जाता है कि अमेरिका के 50 परमाणु हथियार मौजूद हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त मैसेजिंग है कि उन्होंने कहा है कि अब हम किसी भी प्रकार के टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं और करेंगे। अब आपको हमारी बात माननी है। अब देखिए, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट कल पढ़ा गया है, उन्होंने खुद नहीं दिया आकर के, मुस्तफा खामनेई नहीं, लेकिन उनका स्टेटमेंट ईरान की चैनल पे पढ़ा गया है, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हॉर्मुज को बंद करके रहेंगे, हम नहीं खोलेंगे, हॉर्मुज के गार्जियंस हम हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि गल्फ कंट्रीज के ऊपर सतत रूप से हमले चलते रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि जितने भी हम बेसिस हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, उन पे हमले होते रहेंगे, और अमेरिका को तमाम बेसिस को वाइंड अप करके निकलना पड़ेगा यहां से। और उन्होंने ये बात भी बिल्कुल साफ कर दी है कि हमारे को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, और अगर आप कॉम्पनसेशन नहीं देंगे तो जितना आपने हमारी तबाही मचाई है उतनी ही तबाही हम आपके मचाएंगे। होगा या नहीं होगा वो इशू नहीं है। इशू ये है कि उन्होंने एक ऐसा स्टर्न मैसेज खामनेई की तरफ से आया है, उनके सुप्रीम लीडर की तरफ से, जो इस बात को दिखाता है कि ईरान आगे बहुत समय तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्णय करके रखा हुआ है कि हम इस लड़ाई को में से निकल के जाने वाले नहीं हैं। ईरान उम्मीद कर रहा है, क्योंकि अब एक चीज दीपक, लास्ट लाइन, उम्मीद ये कर रहा है कि अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड डाले, और वो बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के जो हैं, क्योंकि उनको लगता है वही एक चारा मुझे लगता है रह गया है, थोड़ा बहुत वो एरियली नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो जो बूट्स ऑन ग्राउंड डालेंगे उसके लिए ईरान इंतजार कर रहा है, और जैसे ही वो होगा फिर वो लगता है वो जैसा अफगानिस्तान या वियतनाम में हश्र हुआ था वो होने की संभावना है। इसी वजह से बूट्स ऑन ग्राउंड इतना डिले हुआ है, और शायद इसका ये ऑप्शन को वो इस्तेमाल ना करें। एट्रिशन करते रहेंगे अमेरिका इजराइल, ताकत उनके पास है, टेक्नोलॉजी और पूरे फाइटिंग सिस्टम्स उनके पास हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक इनके ऊपर अट्रिशन होता रहेगा। अब ये जो डिसीजन मेकिंग है, ईरान को देखना पड़ेगा कि कितना नुकसान उठाने के लिए वो तैयार है। कहीं ना कहीं उनको भी एक लाइन खींचने की जरूरत है। ठीक है माथुर सर। और कार्की सर, अब एक सवाल आपसे भी, यहाँ पर इन हमलों के बीच में जिस तरीके से पूरी ताकत झोंकी जा रही है दोनों ही तरफ से, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि हम ईरान के परमाणु ढांचे को जड़ से खत्म कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या यहाँ पर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा? किस तरीके के हालात होंगे? और सर, इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूं। आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले B-2 बॉम्बर से इजराइल और अमेरिका ने जबरदस्त हमला किया था उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे। तब भी ये क्लेम किया था हमने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। तो अब किस न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से तबाह करने की बात कही जा रही है इजराइल और अमेरिका की तरफ से? यानी उस वक्त कुछ नहीं हुआ था, उनकी बॉम्बिंग का कोई असर नहीं हुआ ईरान पे।
यही सवाल संजय श्रीवास्तव जी से। संजय श्रीवास्तव, जनरल कार्की जुड़ नहीं पा रहे हैं, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि फिर B2 बॉम्बर से जो हमले हुए थे उससे कुछ नहीं हुआ, और अगर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जाते हैं तो जैसा पिंकी ने पूछा, क्या रेडिएशन का भी खतरा होगा? देखिए दीपक जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो जून में जो स्ट्राइक कंडक्ट की थी नतांज, इस्फहान और फोर्डो में, उससे उन्हें एक भारी जो क्षति उस न्यूक्लियर प्लांट को, जो एनरिचमेंट साइट्स थी, उनको उठानी पड़ी है। लेकिन इसमें ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम थी, वहाँ की जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट थी, जो न्यूक्लियर कमांड उनकी अथॉरिटी थी, उन्होंने जो न्यूक्लियर मटेरियल था, जो एनरिच्ड यूरेनियम जितना भी उनके पास रहा, उसको एक सेफर लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया था। और अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि हमने उन ठिकानों को क्षति तो जरूर पहुंचाई थी, लेकिन ईरान फिर से अपने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को जो फैसिलिटीज को डेवलप करने की वो कोशिश कर रहा था, और उसका जो एम्बिशन तेज गति से न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की तरफ फिर से है, और उसको हम होने नहीं देंगे, किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। इस बात का जो संकल्प है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, चाहे वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आज हो या कोई भी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, वो सभी इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध है। और इजराइल भी जाहिर है कि उसमें और भी ज्यादा कमिटेड होकर के वो इस तरह की बातें करता है कि किसी भी कीमत पर इस्लामिक रिजीम को न्यूक्लियर वेपन से एक्वायर नहीं करने देंगे, और यदि उसकी तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए तो उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके दिखाएंगे। तो ये बात बहुत स्पष्ट है दीपक जी, कि जो न्यूक्लियर ठिकाने जहां कहीं से भी जो अन्य कोई फैसिलिटीज अगर ईरान डेवलप करने के बारे में अगर उसने प्रयास किए हैं, कदम उठाए हैं, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका उसे और इजराइल मिलकर के उसे पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए वो अटैक कर रहे हैं। और उनका लक्ष्य इस पूरे अवसर को, जो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की, उसको वो नहीं करने से नहीं चूकेंगे। और ये जाहिर है कि इसका एक प्रिटेक्स्ट भी वो दे रहे हैं कि ईरान फिर से उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के तो एक कंसर्न था ही, लेकिन जब वो ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का जो जिसे ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जानते हैं, उससे जब अमेरिका का ट्रंप प्रशासन पहले कार्यकाल में 2018 में बाहर आ गया था, तो उसके पीछे उन्होंने जो दो अन्य जो बातें रखी थी, उसके ऊपर भी जाहिर है कि अब ये जो अमेरिका और इजराइल कार्य कर रहे हैं, आप मिसाइल पावर आप देख ही रहे हैं कि मिसाइल पावर किस तरीके से ईरान ने डेवलप कर रखी थी, उसकी जो मिसाइल्स अब टर्की तक पहुंच चुकी हैं, हर तरीके से वो लगातार हमले कर रहे हैं। तो इस मिसाइल पावर को लेकर के भी, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो पावर है, उसको लेकर के भी अमेरिका और इजराइल लगातार अपनी आशंकाएं जताते रहे हैं, और वो बिल्कुल दिखता है कि उसकी जो रेंज है वो लगातार उन्होंने बढ़ाने का काम किया था। तो उसको भी वो समाप्त करने की दिशा में, और मिसाइल सिटीज इत्यादि जो बना रखी हैं, जिसके की वीडियोस अभी इन्होंने जारी किए हैं, जिसका कि अभी जिक्र माथुर सर कर रहे थे, वो जाहिर है कि वो सारी स्थितियों को भी अमेरिका और इजराइल अधिक उसको नेस्तनाबूद करने के लिए प्रयास करेंगे। और ये अवश्य है, मैं अवश्य देखता हूं कि जो इस्लामिक रिजीम इस बात की कोशिश कर रही है कि अमेरिका को एक ट्रैप में फंसाया जाए और उसकी जो बूट्स ऑन द ग्राउंड कराए जाए, और इसके बाद एक बार बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाए, उसके बाद फिर बॉडी बैग्स का जब जाना शुरू होगा तो ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनेगा। तो ये ईरान संभव है कि इसी सारी स्थितियों का वो इंतजार करते हुए वो सारे इस तरीके की वीडियोज इत्यादि जारी कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका का जो ट्रंप प्रशासन है, जो यूएस का जो पूरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसके लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड बिल्कुल लास्ट ऑप्शन ही होगा। ठीक है, और मैं संजय श्रीवास्तव जी आपको रोकूंगा। मैं समझ गया कि ईरान चाहता है कि किसी भी तरह से बूट्स ऑन ग्राउंड हो, वो अमेरिका को इस बात के लिए मजबूर करना चाहता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गैस संकट के बीच भारत ईरान के बीच एक बार फिर से बातचीत हुई है। भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की है। ये दोनों नेताओं के बीच अब तक चौथे दौर की बातचीत है, 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। सीधे चलता हूं जनरल कार्की के पास। जनरल कार्की, इस बातचीत का मतलब, क्योंकि कल रणधीर जायसवाल जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछा गया कि क्या कह सकते हैं इन बातचीत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एनर्जी संकट पर चर्चा हुई। क्या उससे भी ज्यादा कुछ होगा इस बातचीत के अंदर?
ठीक है, जनरल माथुर के पास चलता हूं। जनरल माथुर, इस बातचीत के क्या मायने, चौथी बातचीत हाल ही के दिनों में? पूरे संघर्ष के दौरान एक बहुत क्लियर बात उभर करके सामने आई है कि भारत ही विश्व में शायद एकमात्र ऐसा देश है जिसने रूस, अमेरिका, इजराइल, ईरान चारों के साथ अपने कम्युनिकेशंस जो उनके जो चैनल्स हैं उनको खोला हुआ रखा है। और यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री या भारत के विदेश मंत्री आसानी से इन तमाम देशों से बातचीत कर रहे हैं और हालात पर और उस हालात से उत्पन्न जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक तौर पे असर हुआ है उस पर बातचीत मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो रही है। और इसमें भारत के अपने जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो अपने एनर्जी सिक्योरिटी के मेजर्स हैं, उनके ऊपर जरूर बातचीत हुई होगी। और ये बात आप आने वाला समय इस बात को दिखाएगा। देखिए, कल अगर आपको याद हो तो कल रात को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी बात करी है और उसमें भी उन्होंने सबसे पहले तो दुख जताया है कि जितनी मौतें हुई हैं ईरान में, और उसके बाद उन्होंने भारतीयों की और भारतीय इंटरेस्ट्स की सुरक्षा की बातचीत उनसे करी है। तो इस प्रकार का जो चैनल लगातार खुला हुआ है उससे मुझे लगता है कि हमने वहां पर ना केवल हमने अपने एनर्जी इंटरेस्ट की बात की, बल्कि एक प्रकार की बैक चैनल डायलॉग जो है, डिप्लोमेटिक डायलॉग, वो होता हुआ मुझे कहीं नजर आ रहा है, जिससे कि एक रे ऑफ होप कहीं ना कहीं उभर करके शायद आने वाले समय में कि भारत के थ्रू, बिकॉज भारत चारों देशों के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन में है, भारत के थ्रू कोई इस प्रकार की डिप्लोमेसी की जाए कि दोनों पार्टियां डायलॉग करने के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पे आ सकें। लेकिन मैं कल भी ये कह रहा था दीपक जी, और आज दोबारा रिपीट करूंगा कि जब आपकी डिजायर्ड एंड स्टेट्स इतनी एक्सट्रीम्स में होती हैं, जैसे कि ईरान कह रहा है कि आप सारे बेसिस वाइंड अप करके चले जाइए, सब कुछ हमारा कॉम्पनसेशन दे दीजिए, हर खून का कतरे का बदला लेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो उनकी डिजायर्ड एंड स्टेट है। अमेरिका की डिजायर्ड एंड स्टेट है कि ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दो, ईरान आने वाले कई दशकों तक दोबारा सिर ना उठा पाए। तो वो दोनों जब तक टोन डाउन नहीं होंगी, मेलो डाउन नहीं होंगी डिजायर्ड एंड स्टेट्स, कोई मुझे बातचीत का जरिया नजर नहीं आता। लेकिन इस प्रकार की बातचीत में इस चीज पर डिस्कशन निश्चित रूप से हुआ होगा दीपक, कि किस तरह से यहां पर टेंशन को कम किया जाए, ताकि विश्व जो है, जो बहुत तेजी से मेरे को लगता है कि जो 1929 से 1939 वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन था, उसके तरफ कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो ये इस चीज को रोका जाए किसी तरीके से, क्योंकि इस लड़ाई से विश्व में किसी को लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हर एक जरा नुकसान इसमें इवेंचुअली उठाएगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं संजीव श्रीवास्तव जी के पास। संजीव श्रीवास्तव जी, कई दिनों के बाद मुज्तबा खamenei कल बाहर आए, उनके बाहर आने का क्या मतलब? क्या ट्रंप को उनका बयान और भड़काएगा? और क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भी मारे गए हैं वो शहीद है और हर एक मौत का बदला लिया जाएगा, तो वो तो अपना स्टैंड और लगातार कड़ा करते जा रहे हैं। देखिए दीपक जी, मुज्तबा खamenei जो नए सुप्रीम लीडर हैं, उनका बयान हमने देखा, लेकिन उनके बयान में उनके स्वर नहीं थे और कोई एक लेडी थी, उनके बयान को वो पढ़ रही थी और इस तरीके का प्रिकॉशनरी मेजर की तरह के वजह से भी ये हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि वो संभव है कि घायल भी बताए जाते हैं। तो अभी उनका क्या स्टेटस है, वो कितने स्वस्थ हैं, कितने सुरक्षित हैं, इसके बारे में अभी भी स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन जिस तरीके का बयान जारी किया गया है खamenei के हवाले से, जो सुप्रीम लीडर के हवाले से, उसमें एक डिफाइंस दिखाई देता है, एक जो रिजॉल्व कि हम फाइट करेंगे, मार्टरडम तक जाएंगे और अपने जो शहादतों का बदला लेंगे, इस तरीके की जो भावना और इस तरीके का जो मोटिवेशन है उसमें वो दिखता है। और जाहिर है कि वर्तमान समय में जो इस्लामिक जो रिजीम की जो IRGC है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसको भी मोटिवेटेड रखने के लिए इस तरीके का बयान दिया जाना, और चूंकि नए नेता है, पहला बयान था तो उनको देना आवश्यक भी था। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूँगा कि जो इस्लामिक रिजीम की जो नई लीडरशिप है, जो रिमेनिंग लीडरशिप है, उसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो आने वाले समय में कम होते जाएंगे। जज्बा जरूर दिखा रहे हैं और रिस्पांस भी वो करते जा रहे हैं, लेकिन वो उनको कोई सीधा कोई बड़ा बैकअप, कोई बड़ा सपोर्ट कहीं से हासिल नहीं है। डिप्लीशन लगातार उनकी मिसाइल्स का हो रहा है, जाहिर है कि वो एंडलेस तो हो नहीं सकती,
यदि जब तक उसका रिप्लेनिशमेंट ना हो, जब तक उसकी भरपाई ना हो, प्रोडक्शन ना हो, कहीं से कोई सपोर्ट ना आए, तब तक ये जाहिर है कि इस वार के जो मोमेंटम को सस्टेन रख पाना IRGC के लिए भी संभव नहीं होगा। तो उनको डायलॉग और डिप्लोमेसी पे तो आना ही होगा, और आज नहीं आएंगे तो कुछ दिनों के बाद आएंगे। और वहीं आप देखिए दीपक जी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल का जो मिलिट्री कैंपेन है वो बहुत ही मैसिव तरीके से वो लगातार जारी है। अवश्य प्रेशर अमेरिका के ऊपर भी है, अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें स्पेंड आउट हो रहे हैं, इजराइल की सिटीज खतरे में है, वेस्ट एशियन कंट्रीज जो अमेरिका के एलाइज और पार्टनर्स हैं वो सभी खतरे में हैं, और स्ट्रेस आउट जो पूरी एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं, पूरे विश्व में एक बड़ा एनर्जी का क्राइसिस पैदा हो गया है। इससे अमेरिका और इजराइल भी जरूर एक उनके ऊपर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अमेरिका की आलोचनाएं हो रही हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य बात को कहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल भी इस वॉर को लड़ेंगे, और अमेरिका और इजराइल जाहिर है कि वो अपने जो इस तरीके के रिजॉल्व को कि यदि कोई उन्हें इस इंटेंशन के साथ कि आप यहाँ पे से चले जाओ और विड्रॉ कर लो, और हम जैसे जैसे नीतियां पहले की करते रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद को सपोर्ट करना हो, इजराइल के प्रति नफरत की जो भावना रही हो, वो हम ऐसे ही बदस्तूर जारी रखेंगे तो हो नहीं सकता। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के जो मिलिट्री माइट है वो बहुत ही ज्यादा विशाल है, उसके पास बड़ी शक्ति, बड़े रिसोर्सेस हैं। और यदि ये बात अगर अमेरिका और इजराइल के अपने राष्ट्र के हित की आएगी तो पूरा एस्टेब्लिशमेंट पे उनके साथ होगा, और ऐसे में इस्लामिक रिजीम उसका ज्यादा मुकाबला नहीं कर सकती, और वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ऑलरेडी वो सिंपैथी और सपोर्ट जो है वो खोते जा रहे हैं। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते भी ये जो इस्लामिक रिजीम है, जो नए लीडर हैं, वो ओपन करें। और उसमें मैं एक बात डिप्लोमेसी और डायलॉग, जैसे जनरल माथुर ने अभी बताया संजीव जी, डिप्लोमेसी और डायलॉग जिस तरह का कड़ा स्टैंड मुस्तफा खामनेई ले चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप ले चुके हैं, नेतन्याहू ले चुके हैं, उसमें बैक चैनल से कुछ बातचीत तो चल रही होगी, लेकिन जल्दी कोई समझौता हो जाए इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि जनरल माथुर ने बहुत सही समझाया कि जो डिजायर्ड एंड स्टेट है उसमें अनलिमिटेड उम्मीद रखते हैं तमाम के तमाम देश। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। तो तेल अवीव पर ईरान की जवाबी कार्रवाई हुई है, सरकारी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। तेल अवीव पर ईरान ने दागी है कई मिसाइलें, दोनों तरफ से जारी हैं ताबड़तोड़ हमले। तो तेल अवीव को निशाना बनाया गया है, और तेल अवीव बहुत सुंदर शहर है, मैं गया हूं पिंकी वहां पर, और बहुत ही सुंदर है पूरा का पूरा शहर, लेकिन युद्ध की इस विभीषिका ने देखिए क्या हालत कर दी है। बिल्कुल तस्वीरें जो सर सामने आ रही हैं, अब ये जो आप खूबसूरती बता रहे हैं, आपने खुद देखा है वहाँ पर इमारतें बहुत खूबसूरत हैं, ऐसे में वही इमारतें अब जो है खंडर में तब्दील होती नजर आ रही हैं, जो हमले एक के बाद एक हो रहे हैं, और तस्वीरें बहुत से निकलकर अब जो सामने आ रही हैं वो काफ़ी दयनीय तस्वीरें हैं, जब मासूम बच्चों की भी तस्वीरें नजर आती हैं। इस तरीके के इलाकों में मासूम बच्चों की तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखिए ना, अमेरिका ने तो ईरान के एक स्कूल पर हमला कर दिया, और डिनाई कर रहा है कि हमने स्कूल पर हमला नहीं किया। उन बच्चियों की क्या गलती जो स्कूल के अंदर पढ़ रही थी, उनकी क्या गलती, लेकिन अमेरिका ने किया ना वैसा, बिल्कुल, और डिनाई कर रहा है बार बार कि नहीं हमने नहीं किया, हम इसकी जांच कराएंगे, ये भी डिनाई कर रहा है। और साथ ही साथ अब एक नया बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप का वो भी सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान की सरकार के लोगों को मारना मेरे लिए सम्मानजनक है। अब बताइए, किसी को मारना कौन से सम्मान की बात है, किसी की जान लेना वो कौन से सम्मान की बात है? प्राउड फील कर रहे हैं इस वक्त वो यहाँ पर ईरान के लोगों को, ईरान के सरकार के लोगों को मार के प्राउड फील कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल भी लगता नहीं कि जब तक उन पर कोई अंदरूनी प्रेशर आएगा तब तक वो यहाँ पर इस तरह के कृत्यों को रोकने वाले हैं, बिल्कुल नहीं लगता है। और जैसा भी हम बात कर रहे थे सर कि लगातार जो हमारी गवर्नमेंट है वो बात कर रही है, हमारे देश जो है वो बात कर रहा है ईरान से। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप कितना बोल रहे थे कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध मैंने रुकवाया है, लेकिन अब हालात यहाँ पर ऐसे लग रहे हैं जिस तरीके से भारत बात कर रहा है ईरान से। हाँ ठीक है, एसटीडी लेने जा रहे हैं हम, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहने वाला हूं, वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो खुद नोबेल का शांति पुरस्कार चाहते थे, और अब उन्हीं ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक युद्ध में झोंक दिया है। अभी भी उनको नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन आइए चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे घर की रसोइयों की। पिंकी,
मिडिल ईस्ट की आग अब 7 समंदर पार भारत की रसोइयों तक पहुंच चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच जारी इस महायुद्ध का सीधा असर अब आपकी जेब और देश की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने लगा है। भारत के कई शहरों में गैस और तेल की किल्लत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लंबी कतारें और बढ़ती कीमतें आने वाले बड़े संकट की आहट दे रही हैं। आज युद्ध भूमि में हम रिकॉर्ड करेंगे कि आखिर भारत में हालात कितने गंभीर हैं। क्या वाकई में आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के लिए हाहाकार मचने वाला है। हालांकि इस बीच सरकार का दावा है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन इन घरेलू चुनौतियों के बीच अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने वैश्विक राजनीति के समीकरण बदल दिए हैं। कल तक जो अमेरिका रूस से तेल खरीदने वाले देशों को प्रतिबंधों की धमकियां दे रहा था, आज उसी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल खरीद को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। दरअसल अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि अब भारत के बाद अन्य देश भी रूस से तेल खरीद सकेंगे। हालांकि अमेरिका ने इसे एक शॉर्ट टर्म फैसला बताया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि वैश्विक दबाव और ऊर्जा संकट के आगे अमेरिका की बड़ी मजबूरी है। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल के आसमान छूती कीमतें। वैश्विक बाजार में तेल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल युद्ध और यूक्रेन संकट के चलते सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे दुनिया एक बड़े आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़ी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम अमेरिका की कूटनीतिक हार की तरह देखा जा रहा है। ट्रंप जो रूस पर कड़े प्रतिबंधों की वकालत करते थे, अब खुद उन्हें प्रतिबंधों में ढील देने को मजबूर हो गए हैं। यह फैसला बताता है कि रूस और आर्थिक रूप से अलग थलग करने की पश्चिमी देशों की रणनीति पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। अमेरिका के इस फैसले से तेल की कीमतों में अस्थायी स्थिरता आने की उम्मीद है, लेकिन शॉर्ट टर्म टैग ने बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। यूरोपीय देश जो अब तक ऊर्जा संकट से जूझ रहे थे, इस फैसले से राहत की सांस ले सकते हैं। डबल स्टैंडर्ड जो सर आप हमेशा कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड और मजबूरी में किया गया फैसला। और एक बात कहना चाहता हूं पिंकी, इस युद्ध से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो व्लादिमीर पुतिन हैं। और इसी को समझने के लिए चलते हैं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़े हुए हैं, मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की जुड़े हुए हैं और मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जनरल कार्की, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पुतिन इस पूरे युद्ध के सबसे बड़े गेनर हैं? जी मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, तो इसमें तो अभी कोई शक ही नहीं है कि ये पूरा जो प्रकरण हुआ है, इसमें जो सेकेंडरी इफेक्ट है उसमें सबसे बड़ी जीत तो पुतिन की हुई है। एक ऐसी शख्सियत जिसको कि इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल बता रखा था, एक ऐसा देश जिसको कि एग्रेसर बता के उसके ऊपर पाबंदी सैंक्शंस लगा रखे थे, जिसका तेल खरीदने पे हिंदुस्तान जैसे देश के ऊपर 50% का एडिशनल टैक्स लगा रखा था। और जब वो उस समय अपना क्रूड जो था वो इंटरनेशनल प्राइसेस के नीचे डिस्काउंट पे दे रहा था, और अभी 4 महीने नहीं हुए हैं, वही देश जो है अभी फिर दोबारा अमेरिका ने अपने सैंक्शंस हटाने को मजबूर हुआ है, और अब वो करंट इंटरनेशनल रेट्स पे सबको तेल दे रहा है, चाहे वो $100 हो चाहे वो $87 हो। तो इसमें जो वॉर इकोनॉमी रशिया की है, जो वेस्ट सोचता था कि इसकी जो लड़ाई के करने की क्षमता की इकोनॉमी है, उसकी वॉर टाइम इंडस्ट्री है, उसके गोला बारूद बनाने के है, या उसकी अपनी नॉर्मल खाना पीना तेल पेट्रोल का है, उसको हम इतना उसको दुनिया से अलग थलग कर देंगे और उसके इकोनॉमिकली उसको इतना वीक कर देंगे कि वो अपनी इकोनॉमी को चला नहीं पाए। लेकिन आज की तारीख में पहले से जब यूक्रेन लड़ाई शुरू हुई थी, सब उसको दुगनी फ़ायदा हो रहा है, और उसकी वॉर इकोनॉमी में तो आप और भी पैसे डाल रहे हैं। और जो यूक्रेन है उसको बेचारे को तो बिल्कुल छोड़ ही दिया है या भूल ही गए हैं ये वेस्टर्न नेशंस। तो ऐसी हालत में अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो रशिया को ही है। और रशिया अभी किस स्थिति में, देखिए रशिया और ईरान के पुराने संबंध अच्छे रहे हैं, और अभी जो यूक्रेन युद्ध है उसमें शाहीद ड्रोन जो है उसकी पूरी टेक्नोलॉजी और टीओटी लेके वो हज़ारों की संख्या में रशिया ने भी बनाए थे, और ईरान उसको सपोर्ट कर रहा था। और आज की तारीख में ये खुले में नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि रशिया जो है ईरान को, जो ईरान की कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी कम हो गई है क्योंकि गोलाबारी हुई है,
वो इंटेलिजेंस उसको एनिमी एसेट्स के बारे में, अमेरिका के बारे में, अमेरिका के कम्युनिकेशंस, अमेरिका के बेसेस में, अमेरिका के बेड़ों की जो समुद्री बेड़े हैं उनके मूवमेंट की जो टोह लेके इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके दे सकते हैं। रशिया और चाइना दोनों उसको दे रहे हैं, तभी वो इतने सटीक वार कर सक रहा है, बावजूद इसके कि उसके कमांड कंट्रोल सेंटर्स तबाह हो गए हैं, बावजूद इसके कि उसके कम्युनिकेशन डाउन है, और बावजूद इसके कि उसके जो टोही उपकरण हैं वो सब नष्ट कर दिए गए हैं। ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो पोस्ट वॉर में रशिया का भी इस इलाके में जो प्रभुत्व है वो बढ़ता दिख रहा है, चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो। अमेरिका के अपने जो वॉर एम्स थे वो लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं, अमेरिका के वॉर एम्स लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक इसी सिचुएशन के ऊपर जन माथुर मैं आपसे समझना चाहूंगा, रशिया तो अल्टीमेट गेनर रहा है, लेकिन यूक्रेन को तो सब भूल गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए क्या वजह है कि यूक्रेन का अब इससे एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है, संजीव जी यहां बैठे हुए हैं, कि दुनिया में कभी अंतरराष्ट्रीय जब परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो कभी भी कोई परमानेंट मित्र नहीं है, परमानेंट शत्रु नहीं है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट है। आज की तारीख में अमेरिका का इंटरेस्ट यूक्रेन से शिफ्ट होकर के और मिडिल ईस्ट में और इस जगह इधर आ गया है। उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका यूक्रेन को उतना देख नहीं रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को अपनी जो एनर्जी की आपूर्ति करनी है वो आपूर्ति उन्हें कहीं ना कहीं रूस से आती हुई नजर आ रही है। और अब जबकि सैंक्शंस हटा लिए गए हैं तो यूरोप भी यूक्रेन को, भूला तो नहीं कहूंगा, यूक्रेन को कम देख करके रूस की तरफ ज्यादा देख रहा है, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट में दीपक ये आवश्यक है कि उनकी एनर्जी की आपूर्ति लगातार सतत रूप से चलती रहे। जहां तक रूस को फायदे का सवाल है, देखिए रूस का 20 से 30% जो उनका संघीय बजट है वो गैस और तेल के निर्यात से आता है। उसके ऊपर जबरदस्त वो लगे हुए थे सैंक्शंस। उसकी वजह से वो जो वैश्विक बेंचमार्किंग होती है, वैश्विक बेंचमार्क से जो उनका यूरल्स क्रूड है वो वैश्विक बेंचमार्क से $13 से $14 प्रति बैरल कम में बेच रहे थे, वो उसको बेचने पर बाध्य थे। आज परिस्थिति बदलने के बाद उसको एक लाइन और बोलूंगा मैं, उसको $4 से $5 $18 प्रति बैरल रातों रात, पहली बात। दूसरी बात, उनका जो सामरिक नुकसान उनका हो रहा था वो सामरिक नुकसान होना बंद हो रहा है, क्योंकि जिस तेजी से यूक्रेन को सप्लाई हो रहे थे हथियार, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई है, जो अटेंशन है वो कम हुआ है। तो मेरे को लगता है कि रूस को सामरिक तौर पे भी और आर्थिक रूप से भी बहुत जबरदस्त उनको लाभ हुआ है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ठीक है, अब बात कर लें हमारी रसोइयों की। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण भारत में गैस और तेल की दिक्कत बढ़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी एलपीजी सप्लाई को लेकर है। लोगों को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर मिलने में काफी परेशानी आ रही है। पूरे देश में गैस बुकिंग को लेकर हाहाकार और मारामारी मची हुई है। कई उपभोक्ताओं का तो यहां तक आरोप है कि गैस की कालाबाजारी हो रही है और गैस सिलेंडर खरीदने के लिए भी 4 गुने पैसे देने पड़ रहे हैं। गैस की किल्लत से तो कई रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल बंद हो गए हैं और कई तो बंद होने की कगार पर हैं। जहां एक तरफ देश में एलपीजी को लेकर हाय तौबा मची हुई है, वहीं लोग सुबह से लेकर शाम तक घंटों लाइन में लगे हुए हैं। मेरे देखो छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल का है, अभी भी मैंने ईंटों का चूल्हा बना के और मैगी बना के लंच में पैक किया है मैंने। मैं क्या करूं बताओ, मेरे छोटे छोटे, मेरे हस्बैंड भी भूखे चले गए। छोटे छोटे बच्चे, 3 बच्चे हैं मेरे पास भी। 3 दिन से परेशान हूँ मैं, सिलेंडर किताब लेकर के, सिलेंडर हाथ कंधे पे लेकर के। और आज 4 दिन हो गए बाइक लेके भंगेल से यहाँ आता हूँ गैस लेने के लिए, गैस नहीं मिलती है। बिल्कुल खत्म है, कुछ भी नहीं है। इंडक्शन पे खाना बना रहा हूँ। वहीं सरकार का दावा है कि देश में गैस का कोई संकट नहीं है, सब हाल बेहतर है, सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ मीटिंग की है और किसी भी तरह की जमाखोरी और कालाबाजारी नहीं होने देंगे। अब सवाल ये है, अगर सब बेहतर है तो ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी हुई हैं?
आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार सरकार का गैस संकट को लेकर क्या कुछ कदम है, क्या कुछ फैसले इसमें लिए जा रहे हैं। तेल के 2 कार्गो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, इससे राहत मिल सकती है। LNG के 2 कार्गो भी जल्द ही भारत आएंगे, इससे भी बड़ी राहत मिलेगी। देश में LPG प्रोडक्शन 25% तक बढ़ोतरी इसमें कर दी गई है, यानी कि देश में अब LPG प्रोडक्शन जो है वो 25% बढ़ोतरी उसमें देखी जा रही है। बड़ी राहत इससे मिलेगी। घरेलू गैस सप्लाई को प्राथमिकता, होटल को सप्लाई इंश्योर होगी। घरेलू गैस सप्लाई को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी बेसिस पर इस वक्त देखा जा रहा है। होटल को सप्लाई इंश्योर की जाएगी। हॉस्पिटल को गैस की सप्लाई कम नहीं होगी। हॉस्पिटल्स में गैस की सप्लाई कम नहीं होगी, वो बिल्कुल उसी तरीके से पहले की तरह सुचारू ढंग से देखी जाएगी। इंडस्ट्री को गैस सप्लाई में थोड़ी कटौती जरूर की जा रही है, लेकिन हालात सामान्य होने पर यहां पर भी हालात जो हैं वो सामान्य नजर आएंगे। दूसरी ओर विपक्ष गैस संकट, कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर हमलावर है। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि अभी तो अब शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। विपक्ष का यह भी आरोप है, यह भी कहना है कि आगे स्थितियां और खराब हो जाएंगी। तो बिल्कुल लंबी कतारें आज भी यूं ही देखी जा रही हैं सर। और जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि भेड़ चाल, लोगों को जानकारी कम है, और इम्पोर्टेंट इस वक्त ये भी है जानना कि वाकई में इतनी ज़्यादा किल्लत है या फिर काला बाजारी हावी हो रही है, और ये जो मिस गाइडेंस, मिस इन्फॉर्मेशन, आधी अधूरी जानकारी, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, सीधे हमारे एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, गैस बुक करवाई आपने? अभी तो मेरे पास इंटैक्ट हैं जो भी मेरे पास गैस है। और देखिए दीपक जी, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि पैनिक करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये संकट का समय है, लेकिन इस संकट के समय में ये जो जिम्मेदारी सभी की है, विपक्ष की भी है और राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की भी है कि उसमें एक एकताबद्धता बनाए रखें। अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, जो अनेक तरीके के सोशल मीडिया इत्यादि में जो अनेक तरीके की बातें लिखी जाती हैं और एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, और उसका लाभ कई जमाखोर, भ्रष्ट और इस तरीके के आचरण करने वाले और आपदा में अवसर की तलाश करने वाले जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, वो ऐसा करने की अवश्य कोशिश कर रहे हैं। जमाखोरी, काला बाजारी, ये भी एक किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से दिखता है। और इसके ऊपर भारत की जो सरकार है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और जो भी कार्रवाई है वो शुरू भी हो चुकी है। स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिए गए हैं। और कल ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में इस बात को कहा भी था कि ये संकट है, ये वैश्विक संकट है, ये पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। एनर्जी सप्लाई चेन सीवियरली स्ट्रेस्ड आउट है। तो ऐसे में इस संकट का समाधान सभी को साथ में मिलकर के करना होगा। ये राजनीति का भी समय नहीं है, इसके ऊपर किसी तरीके का पॉलिटिकल कमेंट इत्यादि भी करना उचित नहीं करार दिया जा सकता। और ये सभी की जिम्मेदारी बनती है दीपक जी। और मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से, आपके बड़े सम्मानित शो के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इस संकट में एकता की आवश्यकता है, और इस एकता को हर एक नागरिक को भी दिखाना होगा, विपक्ष को भी दिखाना होगा। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि संकट के समय में राष्ट्र के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें वो एक सुर में बात करे, और एक तरीके से अगर कुछ अच्छी सलाहें हैं तो दे। कुछ लोग जो वीक पॉइंट्स हैं अगर वो उठा सकते हैं तो जरूर उठाएं। बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल संजीव सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव आइडियाज के साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। पैनिक होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है। माथुर सर, सवाल अगला आपसे है कि जिस तरीके से अभी हालात देखे जा रहे हैं, क्या ये हमारी सरकार के लिए वेकअप कॉल है कि आने वाले वक्त में एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में तेजी से काम करना होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर नई नीति जो है वो लानी होंगी? पिंकी देखिए, आपको मैं पहले तो मुझे 10 सेकंड दे, मैं एक और उदाहरण दूंगा। मैंने अपना उदाहरण कल दिया था आपके शो पर कि मैंने गैस बुक करी, 48 घंटे से कम समय में बिना किसी को कुछ कहे गैस सिलेंडर मेरे घर पे आ गया। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, उसकी वजह है बता। दूसरा उदाहरण, हमारे घर में जो भोजन पकाने वाली माई है वो कल नहीं आई। मैंने पूछा भाई कहाँ, तो उन्होंने कहा हम गैस के लिए गए हुए थे। तो मुझे लगा कि उनके घर में ज्यादा परेशानी है, तो हमने कुछ ऑफर किया कि भाई आप ये ले जाइए, स्टोव ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं गैस तो है आपके पास, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि भाई अगले आने वाले 20, 25, 30 दिनों में गैस खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं दूसरा सिलेंडर लाने के चक्कर में हूँ। तो ये मेरा बात है, असल चीज दीपक,
वहां पर है कि हम किस प्रकार का माहौल बना करके अपने लोगों को दे रहे हैं। कि जितनी लाइनें आपको नजर आ रही हैं ना दीपक, मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप अगली बार अपने कैमरामैन को मेरी तरफ से गुजारिश करिए कि उनसे पूछें कि वो जेन्युइनली गैस खत्म है या दूसरी गैस लेने के चक्कर में है। 80% से ज्यादा लोग यहां पर ऐसे हैं जो कि इसको अपना आगे बढ़ाने की शायद सोच विचार कर रहे हैं। ये मेरा मानना है और ये मैंने आपको उदाहरण के साथ बता दिया। हो सकता है मैं गलत हूं। हम सरकार को एब्सॉल्व नहीं कर रहे हैं। संकट है, वैश्विक संकट है। आने वाले समय में अगर जैसा कि ये खामनेई ने कहा है कि मैं गार्जियन हूं गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का और उसको मैं किसी कीमत पे खुलने नहीं दूंगा, तो ये संकट और गहराएगा। लेकिन ऐसे गहराए हुए संकट के समय में मेरा ये मानना है कि हमको सबको एक साथ आकर के सही चीज को आगे आगे ले जाने की आवश्यकता है। मैंने अपने दोनों एग्जांपल्स आपको बता दिए क्योंकि ये वाकई हमारे साथ पिछले 2 दिन में ये घटनाएं घटी हैं। अब जहां तक सवाल आने वाले समय का है, देखिए अगर आपकी 60% 65% गैस का कतार से आ रही है और वो अब नहीं आ पा रही है किसी वजह से, तो नेचुरली गैस की कमी होगी। इसमें कोई सोचने की इसमें कोई देयर इज नो रॉकेट साइंस रिक्वायर्ड। और ये जो गैस होती है वो तेल से अलग होती है, इसके पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन की अलग टेक्नोलॉजी होती है। इसको लाना इतना आसान नहीं होता। हाई सीज के ऊपर गैस के टैंकर्स ऐसे लगातार घूमते हुए नहीं है जैसे कि हमने हाई सीज से पेट्रोल के टैंकर्स, क्रूड के टैंकर्स अपनी तरफ डाइवर्ट करवा लिए हैं। उस प्रकार की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि सरकार को इस बात का यकीन करा जाए कि उनको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, जो कि उन्होंने कर लिया है ऑलरेडी, कि किसको गैस सतत रूप से लगातार मिलती रहनी चाहिए, फिर किसकी गैस थोड़ी कम की जा सकती है। उसके अलावा ऑल्टरनेट मींस, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स को करने की आवश्यकता है। हम में से जो भी उनको उन अरेंजमेंट्स को कर सकता है अपने घरों में, उसको करके और गैस को बचाने की आवश्यकता है। तो मेरा यह मानना है वह समस्या थोड़ी और गहराएगी, लेकिन हमें उस समस्या से निपटने के तरीके निकालने हैं और मुझे लगता है सरकार इस बात को कर रही है। अब जहां तक सवाल नीतियों में परिवर्तन का है, देखिए पिंकी जी, नीतियों में परिवर्तन इससे कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अब हमको इस बात का यकीन करना पड़ेगा, हालांकि ऑल आवर एग्स वर नॉट इन वन बास्केट, हमारी काफी परसेंटेज गैस की भी कुछ और जगह से आ रही है। हमें और इसको डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। एक दूसरा, स्टॉकिंग लेवल मेरे को लगता है कहीं ना कहीं और बढ़ाने की जरूरत है। तीसरा, ऑल्टरनेटिव मेजर्स और होम प्रोडक्शन हमको करने की जरूरत है। मैं आपको एक चीज और उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे जो आइलैंड टेरिटरीज हैं, अंडमान निकोबार का मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये भारत की कुल धरती का सिर्फ 0.02% है, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड भारत के कुल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का 30% है। दीपक, डिड यू हियर दैट राइट? 30% ऑफ इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कम्स फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। 80 साल से हमने वहां पर एक भी एक्सप्लोरेशन नहीं किया, हमने एक भी वहां पर जाके तेल ढूंढने की कोशिश नहीं करी, प्राकृतिक गैस ढूंढने की कोशिश नहीं करी, उसके अंदर जो सीबेड माइनिंग करके वहां से कुछ खनिज निकालने की कोशिश नहीं करी। अब मेरा यह मानना है कि अब हमको उन जगहों के तलाश करनी शुरू कर देनी चाहिए जो कि हमारे हैं, जहां पर हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, और वो हमने किसी वजह से पिछले 8-10 दशकों में उसको नहीं किया। अब मुझे लगता है कि अगर हम अपने आइलैंड टेरिटरीज को एक्सप्लोर करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो हम बिल्कुल। इस बीच पिंकी, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जनरल कार्की भी कुछ जोड़ना चाहते हैं गैस के ऊपर, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं। ईरान पर आईडीएफ का बड़ा प्रहार हुआ है। आईआरजीसी के कमांड सेंटर और मिसाइल साइट्स पर आईडीएफ का बड़ा हमला हुआ है। भूमिगत मिसाइल फैसिलिटी और एयर डिफेंस सिस्टम पर भीषण हमला हुआ है। इजरायली हमलों में नष्ट हुआ ईरान का सुरक्षा चक्र। लेकिन सवाल यह है कि मिसाइल साइट्स जो अंडरग्राउंड है, 2 माले नीचे है, 3 माले नीचे है, उन मिसाइल फैसिलिटीज को किस तरीके से निशाना बनाया होगा। सीधे चलते हैं जनरल कार्की के पास। जनरल कार्की, जो अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज है, उन पर किस तरीके से हमला करा होगा इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, किसका इस्तेमाल करा होगा? देखिए, ये जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ होंगी, पहली बात तो इजराइल को ये दाद देनी पड़ेगी कि उनकी जो इंटेलिजेंस है वो सालों साल से, दशकों से जो है मैपिंग करती रहती है, और जितनी भी फैसिलिटीज़ ईरान के अंदर बन रही होंगी
वो मेरे को पक्का पता है कि उसके बारे में जो ब्लूप्रिंट होगा वो सब कुछ उनके पास पहले से ही रहता होगा। अगर आप अपने को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, ऑप सिंदूर में जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हमने, चाहे वो नूर खान थी, चाहे वो बोलारी में थी, पाकिस्तान की एयरबेस में अंडरग्राउंड उनके कमांड सेंटर्स थे, बाद में जो एनालिसिस में आया है तो जिस दिन से वो खुदाई हो रही थी 4 साल पहले, तब से हमारी सैटेलाइट्स उनकी रेगुलर फोटोज ले रही थी, कितने कमरे हैं, कितनी बार कहाँ से कॉरिडोर जा रहा है, कैसे उसमें रूफिंग हुई है, कितनी उसके ऊपर अर्थ हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो हमारे पास अपने डेटा में रखी हुई थी इंटेलिजेंस के पास। तो जिस हिसाब से ईरान पे इजराइल का फोकस है और जिस हिसाब से उनका पेनिट्रेशन है उसके ऊपर साथ में अमेरिका की इंटेलिजेंस का, तो ये तो आप मान के चलिए कि जो भी इनकी अंडरग्राउंड सिटीज़ हैं जो हैं, इनके बारे में इनको भी पूरी इजराइल को पूरी जानकारी है कि ईरान ने कहाँ कहाँ पे, एक जगह पे तो है नहीं, 31 प्रांत है, जगह जगह पर उन्होंने पहाड़ों में खोद के बना रखी है। लेकिन कोई भी अंडरग्राउंड फैसिलिटी होती है उसकी 2 कमज़ोर चीज़ें होती है, एक तो उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट, जहाँ तक एक रोड को जाना तो लाजमी है क्योंकि वो जो लॉन्चर जाएंगे तो अंदर तक जाएंगे और उसके बाद वो किसी पहाड़ पे एकदम गायब हो जाएगा। तो एक वो मार्कर होता है और दूसरा जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी होती है वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, ऑक्सीजन पंप करनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल के ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है, इसलिए उसके वेंट्स होते हैं यानी कि डक्ट्स होते हैं बाहर, जो कि चाहे किसी पहाड़ उसको चट्टान का रूप दे दीजिए या कैसे एक मकान का रूप दे दीजिए छुपा के, लेकिन वो डक्ट्स भी होते हैं जो कि डायरेक्टली नीचे तक जाएंगे। तो ऐसी अगर आपके पास इंटेलिजेंस सटीक है तो फेज़ 1 में अगर आप देखें अमेरिका और इजराइल ने उनकी लीडरशिप को लिया, दूसरी बात उनकी मिलिट्री साइट्स को लिया, फिर एयर डिफेंस नेटवर्क जो कि सरफेस के ऊपर थे, उनके एयरफील्ड्स हो गए, उनके जो लॉन्चर्स जगह जगह पे ऊपर थे उनको लिया। अब उसके बाद इनको पता है कि अब ये अंडरग्राउंड वाली फैसिलिटीज़ से सामान बाहर निकालेंगे, तो अब वो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ की जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनके ऊपर इतने बड़े बम गिराते हैं कि वो पहाड़ में एक लैंडस्लाइड आ जाता है और वो सील हो जाएगी, वो सील बंद हो जाएगी। उसके अंदर चाहे न्यूक्लियर फैसिलिटी हो जैसे फर्दों में था, चाहे उसके अंदर आपकी ये मिसाइल्स और बाकी चीज़ें रखी हो, इंटेलिजेंस उनके पास है, लोकेशन उनको पता है। अब उन्होंने अपनी प्रायोरिटी में शायद इसको प्रायोरिटी 4 रखा था क्योंकि जो रेडी टू डिप्लॉय, रेडी टू फायर ऑन द सरफेस असला था, पहले उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया है। अब वो अंडरग्राउंड वाले जो रिजर्व्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं ताकि ईरान की जो क्षमता है इनको बाहर लाके, क्योंकि वो उस टनल के अंदर से फायर नहीं करेंगे ना, वो तो बाहर लाएंगे, रोड पे एक बड़ा ट्रक आएगा जिसके ट्रेलर पे जाएंगे। तो इस चीज़ की टोह ले रखी है, इस चीज़ की इंटेलिजेंस सालों साल की है और अभी जो सर्वेलेंस उनके पास है उसके हिसाब से वो कंफर्म करेंगे कि अब इनके जो, क्योंकि ऊपर की स्टोरेज, ऊपर के लॉन्चर खत्म हो गए, अब वो अपने रिजर्व्स को निकाल रहे हैं और ये हाईटेक होंगे, इसको और भी एयर कंडीशन उसमें रखा होगा, तो इसके सिग्नेचर्स चाहे कितना भी आप छुपा लो, सिग्नेचर्स तो ऊपर से आपके पास मिलेंगे और उन पे आपकी बॉम्बिंग होगी। अब किस प्रकार के बॉम्बिंग GUB-57, पेवे, ये बंकर बस्टर, ये तो अलग अलग वैरायटी है और ये क्षमता रखते हैं दोनों अमेरिका और इजराइल कि इनको ये प्रिसाइज पॉइंट करके उन एंट्रेंसेस को सील कर दें। शायद इसका छोटा सा नमूना हमने किराना हिल्स पे भी दिया था, जो कि कभी आया नहीं है बाहर पे, हमें भी नहीं पता, ओसेंट से ही पता लगता है। तो इस प्रकार के हमले इन्होंने भी किए होंगे। और दूसरी बात यही रुकते जनरल कार्की, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे आज हम किस हथियार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, साथ ही साथ युद्ध की, इस महायुद्ध की आपको 25 खबरें और तस्वीरें भी दिखाएंगे।